हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर इंडस्ट्री से दो प्लेयर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, पॉलीकैब इंडिया एंड केईआई इंडस्ट्री। केईआई के रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इनका कॉन कॉल कवर करेंगे एंड पॉलीकैब का रिजल्ट प्लस कॉन कॉल एंड देखेंगे दोनों का कैसा आउटलुक लगता है, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है। सो पॉलीकैब से स्टार्ट करते हैं। Q1 बहुत स्ट्रॉन्ग था इस कंपनी का, 25-26% की ओवरऑल ग्रोथ थी। केबल वायर बिजनेस लगभग 30% से ग्रो किया था कंपनी का। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था कंपनी को। अभी Q2 के देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने नंबर्स ओवरऑल कैसे रिपोर्ट करे हैं। सो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का 18% से ग्रो किया वाई लेवल पे एंड इबिट्टा में वापस से हमको एक्सपेंशन देखने को मिला है। मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं कंपनी के, 62% की ग्रोथ है वाई प्लस सीक्वेंशियल ग्रोथ आप देखो, रेवेन्यू ग्रो किया है 10% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इबिट्टा ग्रो किया है 19% से, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है मार्जिन के अंदर। देन एज अ रिजल्ट आपका पैट भी 56% से ग्रो किया है। तो सेम Q1 की तरह Q2 में भी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। मार्जिन्स अगर हम देखें इनके तो 11.5% थे लास्ट ईयर Q2 में, अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 16% पे मार्जिन्स कंपनी के टच कर रहे हैं। लगभग 4% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है कंपनी का वाई लेवल में। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखो तो 1.5% के आसपास मार्जिन कंपनी के एक्सपैंड हुए हैं। देन इनका जो मेन बिजनेस है केबल एंड वायर का, जहाँ से 85-86% रेवेन्यू इनको आता है, सो इसमें 21% की ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड बिजनेस 18% से ग्रो किया है, केबल एंड वायर में 21% की ग्रोथ है, यानी ये मेन ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, लीड कर रहा है। और इसमें ही मेन मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 12% से 15% के मार्जिन हो चुके हैं कंपनी के। इंटरनेशनल जो बिजनेस है ना इनका एक्सपोर्ट वाला, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है 25% की। एंड पॉलीकैब का टारगेट है, गाइडेंस है कि हमको हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस 10% या उससे ज़्यादा लेके जाना है अगले 4-5 साल के अंदर। और आप देखोगे अभी 6.5% पे पहुंच गया है, तो धीरे धीरे वो नंबर इंक्रीज हो रहा है कंपनी के लिए। देन एफएमईजी वाला जो इनका डिवीजन है, इसमें 14% की ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस ने मेरे ओवरऑल ग्रोथ को, केबल एंड वायर की ग्रोथ को थोड़ा सा ड्रैग किया है, नीचे की तरफ लाया है। 14% की ग्रोथ है, बट अच्छी चीज़ क्या है कि ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है पॉलीकैब के लिए जहां पे इनका एफएमईजी बिजनेस जो है वो ईबिट पॉजिटिव हुआ है। आप देखो लास्ट ईयर लॉस में था, इस बार 0.5% का ईबिट मार्जिन है कंपनी का। ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दिखेगा कि रिडक्शन है, डिक्लाइन है मार्जिन के अंदर, लेकिन उसका मेन रीजन है कि ये कंपनी अभी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, प्रमोशनल एक्टिविटी के ऊपर बहुत खर्चा कर रही है, तो वो रीजन है। अदरवाइज वाई प्रॉफिटेबिलिटी इसकी मेंटेन्ड है। देन ईपीसी वाला जो सेगमेंट है, छोटा कंट्रीब्यूशन है इससे, और इसमें भी रेवेन्यू कंपनी का 19% से गिरा है। तो मतलब क्या है कि मेन अगर मैं बिजनेस की बात करूं ना, केबल वायर, उसमें अच्छी ग्रोथ है 20-21% की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अदर दो डिवीजन है कंपनी के, उनमें दोनों में थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला। एफएमईजी ने एक्चुअली ग्रोथ वाइज थोड़ा सा नीचे किया है, ओवरऑल उसकी ग्रोथ भी ठीक है। लेकिन ईपीसी बिजनेस में एक और चीज आपको दिखेगा, मार्जिन में सुपर एक्सपेंशन है, 10% से 18%, लगभग 80% का मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। लेकिन इसका रीजन क्या है, एक वन ऑफ गेन आया इनको लगभग 30 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में, 30 करोड़ या 300 करोड़ है, आई थिंक 300 करोड़ के आसपास वन ऑफ गेन आया है। उसकी वजह से ये मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है। अदरवाइज मैनेजमेंट का गाइडेंस वही है कि इस बिजनेस का जो मार्जिन है वो 10% ही रहेगा आगे चल के। देन पॉलीकैब ने पहले FY25 तक का अपना गाइडेंस दिया था एक प्रोजेक्ट लीप करके। अब ये अगले 5 साल का इन्होंने गाइडेंस दिया है प्रोजेक्ट स्प्रिंग। तो ये ईयरली वाइज गाइडेंस नहीं देते हैं, मतलब 3 ईयर 5 ईयर के बेसिस पे आउटलुक शेयर करते हैं। इसमें क्या टारगेट है इनका, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि 1.5 टाइम ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं हमारे केबल और वायर बिजनेस में, 1.5 टाइम ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ। यानी इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है कि 14-15% से ग्रो करेगी, तो इनका जो केबल वायर का बिजनेस है वो 21% से 27-28% के रेट से ग्रो हो सकता है। अभी उससे बहुत बेटर कर रही है कंपनी, फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी ग्रोथ है। देन मार्जिन्स पे इनका गाइडेंस है 11 से 13% का केबल एंड वायर में, और हमने देखा कि 14-15% का मार्जिन बना रही है कंपनी अपने इस बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे भी कंपनी गाइडेंस से बहुत बेटर कर रही है। एक्सपोर्ट वाला जो टारगेट है वो बिल्कुल इन लाइन चल रहा है कंपनी का। दूसरा इनका टारगेट है एफएमईजी बिजनेस को लेकर के। अब इसमें भी कंपनी कह रही है 1.5 से 2 टाइम हम ग्रो टारगेट कर रहे हैं इंडस्ट्री का। सो एफएमईजी इंडस्ट्री आपका 10-12% से ग्रो कर रही है, यानी इसके अंदर पॉलीकैब 15 से 20% पे ग्रो करेगा। तो क्यूमुलेटिवली मैं देखूं तो 20 से 25% पे कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है अगले 5 साल के अंदर। ये इनका गाइडेंस हो गया। मार्जिन्स में सबसे ज़्यादा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो बिजनेस था ये इनका लास्ट ईयर तक लॉस में था, ईबिट नेगेटिव था इसका -2.3%। अभी जैसे हम देख रहे हैं लास्ट 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी आई है इसके अंदर, और मैनेजमेंट बोल रहा है अगले 5 साल में बाय द एंड ऑफ 2030 ये वाला बिजनेस हमारे लिए 8 से 10% का इबिट्टा बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिन मेरे इस वाले बिजनेस के अंदर तो ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहे हैं, अभी कॉन कॉल में देखेंगे उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। और जो मेरा ये वाला बिजनेस है
ये ब्रेक इवन से हाई मार्जिन बनाएगा, 8 से 10% का EBITDA मार्जिन मेरा ये वाला बिजनेस बनाएगा अगले 5 साल में। कहने का मतलब ये है कि टॉप लाइन ग्रोथ तो मेरा 20-25% के आसपास आ जाएगा, जो बॉटम लाइन है उसमें मैं 30 से 40% का ग्रोथ डिलीवर कर सकता हूँ इन दो बड़े लीवर्स की वजह से। तो ये इनका अगले 5 ईयर्स का आउटलुक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ना ये एक क्वार्टर में अगर थोड़ा बहुत नंबर नीचे जाता है तो उसके ऊपर वहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी लास्ट 3-4 साल से जो उन्होंने बोला है उससे बहुत बेटर डिलीवर किया है। अभी भी अगर आप पूरा H1 देखो Q1 प्लस Q2 तो कंपनी ने गाइडेंस से बेटर ही किया है उन दोनों क्वार्टर्स के अंदर। देन इनका कैश फ्लो यानी कि कैपेक्स के ऊपर बेसिकली गाइडेंस है 12 से 16 बिलियन, मतलब 1200 करोड़ से 1600 करोड़ का कैपेक्स कंपनी एनुअली प्लान कर रही है। इस साल अभी तक 750 करोड़ का कैपेक्स ये कर चुके हैं, मतलब हायर चांसेस है कि ये जो हायर रेंज इन्होंने दिया है 1600 करोड़ का उसके आसपास कंपनी पहुंच जाएगी। प्लस डिविडेंड पे आउट भी कंपनी इंक्रीज करने को देख रही है, अभी 26% के आसपास है, इनका कहना है इसको 30% या मोर देन 30% कर देंगे। तो ये इनका गाइडेंस वाला पार्ट है। लास्टली एक इनका वर्किंग कैपिटल में एक चीज़ अगर हम देखें, सो FY25 में ना इनका वर्किंग कैपिटल 49 के आसपास था और जनरली रहता भी यही है 50 से 55 डेज में। लेकिन अभी आप देखोगे Q1 और Q2 दोनों में काफ़ी शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला इनके वर्किंग कैपिटल डेज में। उसका रीज़न क्या है, पेएबल डेज कंपनी के जो पहले 72 होते थे FY25 में वो 118 हो गए। मतलब क्या है कहने का कि पहले मैं अपने सप्लायर को 2-2.5 महीने में पैसे दे देता था, अब मैं उसको 4 महीने बाद पैसा देता हूँ। तो मतलब जो मेरा पेएबल डेज है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो मेरा इन्वेंट्री डेज है, जो मेरा रिसीवेबल डेज है वो उतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो मेरा जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है उसमें मुझे ये शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस मॉडल में सडनली इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है या कुछ अलग चीज़ें इन्होंने करी है। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने मेंशन किया है इंक्लूडिंग एक्सेप्टेंसेस। सो मतलब क्या है इसका कि ये जो पेएबल डेज है ना, इसमें वो पैसा भी है जो मुझे डायरेक्ट सप्लायर को देना है और वो पैसा भी इन्वॉल्व है जो मुझे बैंक को देना है। ये कंपनी बेसिकली अभी ट्रेड क्रेडिट यूज़ कर रही है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो जैसे सप्लायर से मैंने माल ले लिया और उसको मुझे अभी पैसा देना था तो मैंने ट्रेड क्रेडिट यूज़ कर दिया, यानी मेरे बिहाफ पे बैंक ने उसको वो पूरा पेमेंट कर दिया और मैं बाद में बैंक को पे कर दूंगा। तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये कंपनी ना ट्रेड क्रेडिट यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल डेज इतना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और एक्चुअली मैनेजमेंट ने खुद भी बोला है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये टेम्पररी है, आगे चल के हमारा नॉर्मलाइज वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो उतना ही रहने वाला है 50 से 55 डेज का। सो ये ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस था Q2 के अंदर, अच्छे नंबर्स डिलीवर करें ओवरऑल इन्होंने। अब कॉल डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट इसमें कैसा आउटलुक दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। सबसे पहले तो इनका कहना है कि ये जो परफॉर्मेंस और जो डिमांड हमको देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पिछले साल दिसंबर में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो अगले 5-6 मंथ्स में ऑलमोस्ट डबल हो गई, 0.63 ट्रिलियन से आई थिंक 1.25-1.3 ट्रिलियन के आसपास हो गई थी। तो वहाँ से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। फिर धीरे धीरे आपका प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप करना स्टार्ट कर गया है, तो वो भी डिमांड को ड्राइव कर रहा है। प्लस इसके अलावा कंपनी कह रही है कि अक्रॉस रीजन, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, हर एक जगह से बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी हमारे ग्रोथ को ड्राइव कर रहा हो। देन इनका जो FMEG वाला बिजनेस है उसमें फ़ैन बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मानसून बहुत ज़्यादा गया, AC बिजनेस ने स्ट्रगल किया तो फैन बिजनेस भी स्ट्रगल करेगा। तो वो अभी इनका आई थिंक लॉस में ही है। लेकिन जो इनके बाकी बिजनेसेस है ना, जैसे स्विचेस वाला बिजनेस हो गया, स्विच गियर हो गया, लाइटिंग वाला बिजनेस हो गया, सोलर रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, इन्वर्टर वगैरह, केबल वगैरह, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है PM सूर्य घर योजना करके, जिसमें आप वो रूफ टॉप वगैरह लगाते हो, तो उससे एक बहुत अच्छा डिमांड ट्रैक्शन इनको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा कंपनी के वो जो कॉन्ड्यूट्स होते हैं, वो जो प्लास्टिक के पाइप्स, मेटल के पाइप्स होते हैं जिसमें वो वायर केबल पास थ्रू किए जाते हैं, उससे बहुत अच्छा डिमांड ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सारी जगह से अच्छी ग्रोथ है FMEG बिजनेस में। स्पेशली कंपनी कह रही है जो फेस्टिव सीजन आपका गया है अभी, जैसे नवरात्रे हो गए, दिवाली हो गया, तो उसमें घर का रेनोवेशन वगैरह करवाते हैं, नए कंस्ट्रक्शन भी होता है आपका कमर्शियल साइड पे, रेजिडेंशियल साइड पे, तो इन सारे कैटेगरी से अच्छी डिमांड आ रही है। देन इन्होंने ग्लोबली बोला है जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज़ हैं आपकी, जैसे चाइना है, US है, यूरोप है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है। लेकिन इंडिया में इसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। इंडिया में आप देखोगे तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी है, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, प्लस इन्फ्लेशन आप देखो तो लोएस्ट लेवल पे है, यहाँ से डिमांड और पिकअप करने का एक्सपेक्टेशन है, RBI ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। सो सारे जो टेलविंड्स हैं वो इंडिया के फेवर में है एंड ये और डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। देन
आई मीन ये वॉल्यूम और वैल्यू का ग्रोथ अगर हम देखें कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना आया, वैल्यू ग्रोथ कितना आया केबल एंड वायर में, सो कंपनी कह रही है हाई टीन हमारा वॉल्यूम ग्रोथ आया है केबल एंड वायर वाले बिजनेस में, यानी कि 15-16-17% का वॉल्यूम ग्रोथ है, बाकी का 4-5% जो ग्रोथ है वो प्राइसिंग से आया, वैल्यू ग्रोथ से आया है। अब ये जो 16-17% का वॉल्यूम ग्रोथ है ना, इसमें केबल का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी केबल वाले बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा आया है, वायर वाले बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ कम है। कोई डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली लास्ट ईयर आपके वो कॉपर के प्राइसेस सडनली बहुत बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से जो उनका डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है ना, उन्होंने एडवांस में इन्वेंट्री बिल्ड कर ली थी, तो थोड़ा सा मतलब सेल्स टेम्पररी इंक्रीज हो गया था लास्ट ईयर Q2 में, तो हाई बेस की वजह से वायर का ग्रोथ इस बार Q2 में थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी वायर वाले बिजनेस के अंदर भी इनका डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आया है। तो वही मैनेजमेंट बता रहा है कि इसके बाद भी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है हमको। ईपीसी वाले बिजनेस में इनका Q1 Q2 स्लो रहा है, कंपनी कह रही है ये प्लानिंग वाला फेस होता है हमारा, बिकॉज मानसून की वजह से आप ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हो। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा Q3 से, H2 Q3 Q4 में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पॉलीकैब के पास में, एक तो है RDSS आई थिंक आपका वो रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर सर्विस कुछ करके है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, उसको मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए पॉलीकैब को केबल्स के रिलेटेड और इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो होते हैं उसके रिलेटेड इनको ऑर्डर मिला हुआ है। इसका एग्जीक्यूशन Q3 से स्टार्ट होगा। दूसरा इनके पास प्रोजेक्ट है भारत नेट का। भारत नेट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एंड इसमें उनका टारगेट है कि जो हमारे रूरल एरियाज है, जो विलेजेस है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेके जानी है, फाइबर कनेक्टिविटी लेके जानी है, उसके लिए पॉलीकैब फाइबर केबल वगैरह हो गया, और जो इंफ्रा होता है उसके रिलेटेड वो सारा सेटअप करती है। तो ये दोनों का एग्जीक्यूशन जो है ना वो Q3 से स्टार्ट होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि H1 में Q1 Q2 में मेरे केबल वायर बिजनेस ने और मेरे FMEG बिजनेस ने मेरे ग्रोथ को ड्राइव किया, EPC ने नीचे की तरफ लाया। H2 में EPC का कंट्रीब्यूशन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी फुल ईयर बेसिस पे ना 25% के आसपास ग्रोथ बहुत आराम से कर सकती है। केबल वायर बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है 20 से 25%, FMEG हाई टीन के अंदर कर रहा है, और EPC का भी कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा Q3 प्लस Q4 के अंदर। तो मतलब ग्रोथ का आउटलुक कैसा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देन इनका जो EHV प्लांट ये भी लेके आ रहे हैं, जैसे KI का वो सानन की फैसिलिटी आ रही है, इनका भी एक EHV का प्लांट आ रहा है। एंड अभी हम KI का डिस्कस करेंगे, उनका वो सानन वाला प्लांट जो एक्सपेक्टेड था टाइम पे आ जाएगा, थोड़ा सा डिले हुआ है। सो इनसे भी पूछा गया कि आपका भी उसमें कुछ डिले वगैरह चल रहा है, तो कंपनी कह रही है हमारा बिल्कुल वो टाइम पे चल रहा है, एंड जैसा एक्सपेक्टेड था कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर मतलब 2026 के एंड में बाय नवंबर दिसंबर तक हमारा वो प्लांट जो है वो कमर्शियलाइज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि FY28 में इस कंपनी के लिए उससे रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा EHV वाली फैसिलिटी से। KEI का भी जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है EHV वाले प्लांट से वो FY28 से ही आना स्टार्ट होगा। सो दोनों के लिए FY28 में वो प्लांट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड एक्चुअली इस वाले पार्ट पे पॉलीकैब मतलब हमेशा से आगे रहा है। आप 4 साल 5 साल पहले भी देखोगे तो इस पूरी इंडस्ट्री में इन्होंने बाकी प्लेयर्स से सबसे पहले मतलब डिमांड विजिबिलिटी को देखते हुए अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी स्टार्ट कर दी। इसीलिए आप देखोगे मार्केट शेयर जो इनकी टीन्स में होते थे, अभी 26-27% का मार्केट शेयर है कंपनी का केबल वायर में। मार्जिन आप देखो, बाकी सारी कंपनी से बहुत अच्छा मार्जिन कंपनी बनाती है। तो इन सारी चीज़ों पे एग्जीक्यूशन पे पॉलीकैब हमेशा से आगे रहा है। सो वो अभी भी इनका कंटिन्यू है। देन इनका मार्जिन एक्सपेंशन, हाँ मार्जिन इनके ना 2-3 रीजन्स की वजह से एक्सपैंड हुए हैं। सो पहला तो रीज़न है ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। दूसरा इन्होंने ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, प्राइसिंग वगैरह थोड़ी सी इंक्रीज करी है। एक और बड़ा रीज़न है, कंपनी कह रही है लास्ट ईयर Q2 में ना, Q2 ऑफ FY25 में कॉपर के प्राइसेस सडनली बढ़ गए थे, मतलब 3-4 दिन के अंदर कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी सडनली बढ़ गई। इस बार क्या हुआ है, कॉपर के जो प्राइसेस बढ़े हैं उनमें ग्रेजुअल इंक्रीज है, मतलब ओवर वीक्स ओवर मंथ्स धीरे धीरे इंक्रीज हुए हैं प्राइसेस। तो वहाँ पे पॉलीकैब अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से प्ले कर पाया है। सो वहाँ पे कंपनी को एडवांटेज मिला है मार्जिन के ऊपर। इसके अलावा इनके जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कंपनी ने मतलब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इंक्रीज किया उनका। तो ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए, इंप्रूव हुए। देन ग्रोथ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि आपको Q1 से कंपेयर करोगे तो Q2 में माइट भी ग्रोथ कम लग सकता है केबल वायर बिजनेस में। Q1 में आई थिंक 30% का ग्रोथ था, गाइडेंस तो उन्होंने 20-25% ही दिया है, लेकिन मैनेजमेंट इस पर भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि लास्ट ईयर का बेस भी हमारा बहुत हाई था। तो लास्ट ईयर जैसे ओवरऑल केबल वायर में 23% की ग्रोथ थी, डोमेस्टिक बिजनेस में 28% की ग्रोथ थी। वो हमने बात किया ना कि प्राइसेस सडनली बढ़ गए थे तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने एडवांस में स्टॉकिंग कर ली थी, तो हाई बेस की वजह से ग्रोथ कम लग रहा है। अदरवाइज मैनेजमेंट कह रहा है कि बहुत अच्छा डिमांड वगैरह है और मतलब आगे क्वार्टर्स के लिए भी डिमांड को लेकर के हम ग्रोथ को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एक और इसमें पॉइंट है, एक्सपोर्ट बिजनेस इनका 25% से ग्रो करा है।
तो अभी टैरिफ वगैरह का सिनेरियो चल रहा है यूएस के अंदर। सो कंपनी ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे जो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, जब भी ऐसा टैरिफ का कोई चैलेंज आता है या फिर ऐसा लगता है कि सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस में स्टॉकिंग कर लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर इनका डोमेस्टिक बिजनेस में हुआ। तो कंपनी कह रही है ऐसा कुछ भी हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसा देखो, आपका जो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रो कर रहा है, वो इस वजह से कर रहा है कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर प्री स्टॉकिंग कर रहा है। तो वो क्वालिटी ग्रोथ नहीं है, वो वन ऑफ है, मतलब स्ट्रक्चरल डिमांड नहीं है। कंपनी कह रही है हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं यूएस के अंदर वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ में करते हैं। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारा नेटवर्क नहीं है, और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट आपके वो प्री स्टॉकिंग वगैरह करते नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रोथ आया एक्सपोर्ट के अंदर, वो एक तो डिमांड काफ़ी अच्छी आई है, दूसरा पॉलीकैब की खुद का एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है, उसकी वजह से आया है। तो मतलब ग्रोथ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा कुछ वन ऑफ वगैरह नहीं है। देन इनका, हाँ, वो प्लांट वगैरह तो टाइम पे आ रहा है। मार्जिन्स पे इन्होंने बताया, जैसे हमने भी डिस्कस किया, कि गाइडेंस तो है इनका 11 से 13% का नेक्स्ट 5 ईयर्स का, लेकिन कंपनी अभी 14-15% का मार्जिन बना रही है अपने केबल और वायर बिजनेस में। तो इनका कहना है जब हम गाइडेंस देते हैं 5 ईयर का, तो हमको कंजर्वेटिव ही होना पड़ता है गाइडेंस देने में, बिकॉज हम 5 साल का आउटलुक दे रहे हैं। तो चीज़ें आई मीन डेली बेसिस पे चेंज होती है, तो इसलिए 11-13% का मार्जिन हम मतलब मेंटेन रखेंगे 5 ईयर्स के बेसिस पे। अभी नियर टर्म में मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने करंट मार्जिन प्रोफाइल को मेंटेन करने को लेकर के, मतलब ये जो 15-16% का इबिट्टा मार्जिन है कंपनी का, इनका कहना है इसके आसपास हम मार्जिन मेंटेन करने को लेकर के कॉन्फिडेंट है नियर टर्म में, यानी Q3 प्लस Q4 में मेरे मार्जिन इसी के आसपास रहेंगे। इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर का Q3 Q4 इनके मार्जिन Q1 Q2 से बेटर थे, 13-14% के आसपास थे। लेकिन इस मतलब ये हुआ कि सेकेंड हाफ में मुझे इतना बड़ा ग्रोथ माइट भी ना देखने को मिले मार्जिन के अंदर, लेकिन स्टिल 1% 1.5% का मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो मेरे बॉटम लाइन में और अच्छा ग्रोथ रहने का एक्सपेक्टेशन है H2 के अंदर भी। तो ये अर्निंग ग्रोथ कंपनी की सॉलिड रहेगी सेकंड हाफ के अंदर भी। कंपटीशन इंटेंसिटी भी इनको पूछा गया। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हम केबल हायर बिजनेस में अनऑर्गेनाइज प्लेयर से लास्ट 10-15 साल से कंपटीशन वहाँ पे फेस कर रहे हैं, एंड स्टिल हमने इतने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी आने में भी टाइम लगेगा। एक प्लेयर का तो आई थिंक अभी क्लियर भी नहीं है कि वो किस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर एंटर करेंगे, केबल के अंदर, वायर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, फिर अप्रूवल वगैरह लेना होगा, तो मतलब उस पर बहुत टाइम जाएगा। तब तक इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, एंड हम कॉन्फिडेंट है इस स्पेस पे ग्रो करने को लेकर के। प्लस कंपनी कह रही है कि जो हमारा आपको ग्रॉस मार्जिन दिख रहा है, वो सीधे आपको रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइसिंग वाले पार्ट पे हमको कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा जो प्राइसिंग पावर हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कुछ क्वार्टर्स पहले तक था, वो सेम हम अभी भी आज भी मेंटेन कर रहे हैं। सो अपने पार्ट पे कंपनी बहुत अच्छा मार्जिन वगैरह मेंटेन कर रही है। देन एफएमईजी वाला जो इनका बिजनेस है, उसमें कंपनी कह रही है 3 मेन फोकस है। एक तो सोलर वाला बिजनेस हमारा हाई ग्रोइंग बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके अलावा वो स्विचेस हो गया, स्विच गियर हो गया, वो सब अच्छा कर रहे हैं। फैन बिजनेस हमारा लॉस में है, तो उसका हमको यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, उस पर हमारा फोकस है पहला। दूसरा, हमको हमारे मार्जिन इंप्रूव करने हैं 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है, कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है अक्रॉस कैटेगरी, मतलब जितने भी इनके प्रोडक्ट है ना, जैसे स्विचेस हो गए, स्विच गियर हो गया, लाइटिंग हो गया, सब में प्रीमियम प्रोडक्ट पे ये फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ से मार्जिन इंप्रूव होगा। तीसरा, मार्जिन एक्सपेंशन का फोकस है इनका जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे इनके लिए स्विचेस और स्विच गियर में ज़्यादा मार्जिन आता है एफएमईजी में, तो कंपनी कह रही है इन दोनों प्रोडक्ट का टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का हमारा टारगेट है। तो ये तीनों चीज़ों से हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा। देन इनका, हाँ, एक और पॉइंट आता है, जैसे बाकी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को देखोगे, वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, तो वो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाते हैं, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ई पैक, एम्बर एंटरप्राइज, उनको वो देते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने को। तो ये कंपनी क्यों नहीं करती अपने एफएमईजी प्रोडक्ट्स के लिए? मैनेजमेंट का कहना है 3 मेन रीजन है उसका। सबसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, कंपनी कह रही है कि हमारा जो पॉलीकैब का ब्रांड है ना, लास्ट 10, 15, 20 साल में उसकी रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारा 26-27% हम मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं, तो हम ब्रांड को रिस्क पे नहीं रख सकते, क्वालिटी को रिस्क पे नहीं रख सकते, तो इसीलिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हम प्रेफर करते हैं। दूसरा रीज़न है इनका अवेलेबिलिटी कंट्रोल। अवेलेबिलिटी कंट्रोल क्या हुआ? सो कंपनी कह रही है बिजनेस हम रन कर रहे हैं, हमें पता है कि पूरे इंडिया में इतने सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, कब किस सीज़न में किस प्रोडक्ट के लिए कैसी डिमांड है, ये हमें ज़्यादा अच्छे से पता है। तो अगर हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग रहेगी ना, तो हम उस प्रोडक्ट को उस सीज़न में ज़्यादा पुश कर सकते हैं, या जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा उसका प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। ये सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो कई बार आपका जो हाई ग्रोइंग प्रोडक्ट है, जिसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, माइट भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वो टाइम पे आपको डिले ना कर पाए, मतलब डिलीवर ना कर पाए, तो वो सारी चीज़ों का रिस्क हो सकता है।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट सिनर्जी। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो केबल वायर का बिजनेस है उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, प्लास्टिक हुआ, मेटल हुआ, ये सारे रॉ मटेरियल हमारे ये एफएमईजी बिजनेस के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो आपको डिस्काउंट मिलता है ना, बल्क में बाय करते हो अपने सप्लायर से तो आपको डिस्काउंट मिलता है। फिर दूसरा आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बच जाता है, फ्रेट कॉस्ट आपका इंप्रूव होता है, मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलता है क्योंकि सेम रॉ मटेरियल दोनों जगह यूज़ हो रहा है। तो ये कॉस्ट सिनर्जी एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है कंपनी को। सो ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्रेफर करते हैं। देन इनका ये जो कैपेक्स कर रहे हैं 1200 करोड़ से 1600 करोड़, तो इन्होंने एक नंबर दिया है कि हमारा इस पे एसेट टर्न जो है वो 4 से 5x रह सकता है, 4 से 5 टाइम रह सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 1200 करोड़ का कंपनी एक साल में कैपेक्स करती है तो उससे ये 6000 करोड़ से 8000 करोड़ का रेवेन्यू बना सकते हैं। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 1.5 से 2 साल में आएगा। मतलब आज अगर मैंने 1200 करोड़ इन्वेस्ट किया तो अगले 1.5 से 2 साल में 6000 करोड़ का मैं रेवेन्यू बना सकता हूँ। और ये 6000 करोड़ सुनने में हमको बड़ा लगता है, लेकिन पॉलीकैब के पर्सपेक्टिव में कुछ भी नहीं है। पॉलीकैब का आज अगर आप देखोगे ना तो एक क्वार्टर का रेवेन्यू 6500 करोड़ आता है। तो इनके पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ 4 to 5x का ये इस पे अपने अपने कैपेक्स के ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एचवीडीसी की अपॉर्चुनिटी क्या है। एचवीडीसी हो गया आपका हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल। सो कंपनी कह रही है ईएचवी सेगमेंट तो इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है, एचवीडीसी की भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स लगेंगे उसको मार्केट को अच्छे से डेवलप होने में। तो कंपनी कह रही है अभी हम उसमें इन्वेस्ट करने को नहीं देख रहे हैं, आगे चल के अगर हम उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बिकॉज अभी उसमें इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, तो आगे चल के अगर उसमें हमको अपॉर्चुनिटी दिखेगी डोमेस्टिकली तो हम वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी वगैरह एक्वायर करने को देखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस एग्जिस्टिंग बिजनेस और ये ईएचवी वाले प्लांट के ऊपर है। फिर इसके साथ में कंपनी ना एसपीसी के अंदर भी, एसपीसी मतलब स्पेशल पर्पस केबल, ये आपका यूज़ होता है एक तो ऑटोमोबाइल में, ईवी के अंदर, डिफेंस के अंदर, और तीसरा रेलवेज में जो कोचेस वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। सो कंपनी कह रही है ये जो एसपीसी वर्टिकल है ये आज हमारे केबल और वायर में बहुत छोटा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब लो सिंगल डिजिट, 2%, 3%, 4%, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। और कंपनी डायरेक्टली तो इन्होंने ऐसा कुछ गाइडेंस दिया नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ये तीनों इंडस्ट्रीज जो हैं, ऑटोमोबाइल में ईवी हो गया, डिफेंस हो गया और ये आपका रेलवे हो गया, इन तीनों इंडस्ट्री में जितना कैपेक्स हो रहा है ना उसका 2.5 से 3 टाइम मतलब हम वो मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। वो एक तरीके से इनका एड्रेसेबल मार्केट हो गया। तो हाई ग्रोइंग सेगमेंट है कंपनी के लिए वो। बाकी तो ओवरऑल हमने सब डिस्कस कर लिया है। हाँ, यही मेन कॉन कॉल है इनका, मतलब ग्रोथ गाइडेंस वगैरह आप देखोगे तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है। बड़ा हाईलाइट ये है कि मार्जिन्स कंपनी के मेंटेन रह सकते हैं सेकंड हाफ के अंदर भी, तो मतलब अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेगी। एफएमईजी वाला बिजनेस ऑलरेडी ब्रेक इवन कर चुका है और कंपनी का अभी भी फोकस है वो 3 चीज़ों के ऊपर कि जहाँ से इनके मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे। फैन वाला बिजनेस बस इनका स्ट्रगल कर रहा है, उस पर ये फोकस कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन बढ़े, उसके मार्जिन्स इंप्रूव हो, और बाकी दोनों बिजनेसेस तो अच्छा कर ही लें। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल था, मतलब H2 का आउटलुक और ज़्यादा अच्छा लगता है कंपनी का, एंड अर्निंग ग्रोथ कंपनी की और इंप्रूव हो सकती है। अब फोकस करते हैं दूसरे प्लेयर पे, केईआई इंडस्ट्री। सो केईआई इंडस्ट्री के रिजल्ट अच्छे थे, उनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, मार्जिन्स उनके भी इंप्रूव हुए, लेकिन उन्होंने कॉन कॉल में एक थोड़ा सा मतलब आप नेगेटिव भी बोल सकते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो सानन की फैसिलिटी उनकी आनी थी ना वो थोड़ी सी डिले हो गई है, उसको लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट भी बना मार्केट में। अभी देखते हैं मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली उस पर क्या आउटलुक दिया है। तो सबसे पहले केईआई का जो एक्सपोर्ट का सेल्स है ना इस क्वार्टर में, Q1 में, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई, लगभग 96% की ग्रोथ थी। लास्ट ईयर आई थिंक इन्होंने 290-300 करोड़ का सेल किया था एक्सपोर्ट में, इस बार 470-480 करोड़ का किया, तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया इस क्वार्टर के अंदर। इनकी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी थी ना, मतलब इंडिया की जो कैपेसिटी थी जिससे ये इंडिया बिजनेस को केटर करते थे, उसको इन्होंने यूज़ किया एक्सपोर्ट के लिए, मतलब एक्सपोर्ट का बिजनेस ग्रो करने के लिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में डिमांड कम थी, बिकॉज वो तो अभी हमने देखा, पॉलीकैब ने बताया कि कितने स्ट्रॉन्ग डिमांड लीवर्स हैं। इन्होंने भी इनफैक्ट अपने कॉन कॉल में बोला है कि अगर आप ओवरऑल डिमांड देखोगे तो जैसे इंडिया में एनर्जी सेक्टर है आपका, रिन्यूएबल हो गया, ये सारे आपके सोलर हो गया, विंड प्रोजेक्ट हो गया, डेटा सेंटर हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इन सारे सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है डोमेस्टिक में भी। लेकिन इन्होंने क्यों ये एक्सपोर्ट पे फोकस किया अपने डोमेस्टिक कैपेसिटी को? सो कंपनी का कहना है वो जो सानन फैसिलिटी हमारी आ रही है ना उसका मेन फोकस एक्सपोर्ट रहेगा, मतलब ईएचवी केबल का एक्सपोर्ट एक मेन फोकस एरिया रहेगा। अब वहाँ पे इसको आप ऐसे समझो जैसे आपको एक नया स्टोर ओपन करना है, किसी मार्केट में एक नया दुकान ओपन करना है। अब
आप उसका मार्केटिंग, प्रमोशन एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग पहले से स्टार्ट कर देते हो ना, मतलब स्टोर ओपन करने से पहले हम उसका मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं सो दैट कस्टमर को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले वहाँ पे स्टोर ओपन होने वाला है, और जिस दिन मेरा स्टोर ओपन हो तो डे 1 से कस्टमर का फुटफॉल आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा तो करते नहीं हम कि दुकान ओपन होगी उसके बाद में जाके वहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन करूँगा, क्योंकि फिर तो रिस्क क्या है ना कि मेरा इनिशियल वो जो इन्वेस्टमेंट गया है, मेरे को रेंट का कॉस्ट दे रहा है, पड़ रहा है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो सब मेरा एक अननेसेसरी हेडेक है। तो वही सेम स्ट्रैटेजी एक तरीके से इन्होंने भी की है। कंपनी का वो जो सानंद की फैसिलिटी है वो अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आ जाएगी। अब आपको पता है आप उसमें एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो कंपनी ने क्या किया कि अभी से जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर इन्होंने नए क्लाइंट्स बनाए, यूरोप के अंदर बनाए, अफ्रीका वगैरह के अंदर कंपनी नए क्लाइंट्स लेकर के आई है। सो वो इसीलिए लेके आई है कि जब मेरा वो फैक्ट्री स्टार्ट हो ना, तो डे 1 से उस फैक्ट्री में मतलब सारे ऑर्डर्स वगैरह होने चाहिए उसके पास में, बिजनेस डे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फैक्ट्री स्टार्ट होने के बाद मैं कस्टमर ढूंढने जा रहा हूँ। तो इसीलिए कंपनी ने अभी से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट पे फोकस किया, और 96% का हमको लगभग उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो इनको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा गया इस पूरे कॉन कॉल में कि मतलब क्या आपको डिमांड स्लो होती हुई दिख रही है, क्या डोमेस्टिक में कुछ प्रॉब्लम है, ऑर्डर नहीं मिल रहे। सो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने क्लियर करी है कि सिर्फ वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, हमको हमारा सानंद फैसिलिटी जैसे डे 1 से स्टार्ट हो उसको उसका यूटिलाइजेशन इंप्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्लाइंट वगैरह अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आई मीन आप एक्सपोर्ट में भी ऐसा तो है नहीं ना कि डे 1 पे क्लाइंट आपको 500,000 करोड़ का ऑर्डर दे देगा, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी क्वालिटी देखेगा, आपका टर्न अराउंड टाइम देखेगा, तो धीरे धीरे वो भी ऑर्डर बुक बढ़ाएगा। सो वो सारा पार्ट था इनका। फिर दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि सानंद की फैसिलिटी इनकी थोड़ी सी डिले हुई है। तो पहले जो फेज़ 1 था इनका सानंद फैसिलिटी का, वो एक्सपेक्टेड था अगस्त सितंबर में आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है सानंद की फैसिलिटी का, 6000 करोड़। ये कैपेक्स कितना कर रहे हैं, 2000 करोड़ का। अब इसमें फेज 1 में आपका 50% कैपेसिटी जो है वो लाइव हो गया है, अभी हुआ नहीं है, नवंबर में होगा। तो मतलब कि 6000 में से 50% यानी कि 3000 करोड़ की फैसिलिटी इनके पास में आ जाएगी नवंबर के अंदर। तो यानी Q4 में मेनली उसका रेवेन्यू में हमको कंट्रीब्यूशन दिखना स्टार्ट होगा, और बड़ा पार्ट FY27 में आएगा। जो दूसरा फेस है उसका, जिसमें EHV केबल आएगा, मीडियम वोल्टेज केबल आएगा, वो डिले हो गया बेसिकली। अब वो डिले क्यों हुआ है, तो कंपनी कह रही है उसमें जो हम एक वो वर्टिकल टावर बना रहे हैं ना, उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। वर्टिकल टावर क्यों बना रहे हैं, तो बेसिकली EHV केबल में ना आपके बहुत सारे मतलब मल्टीपल लेयर्स होते हैं। उसमें आपका कंडक्टर जाता है, इंसुलेशन लेयर होता है, सेमी कंडक्टिव लेयर होता है, ये सारे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो उसके लिए आपको ना वो टावर क्रिएट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। 150 मीटर 100+ मीटर का वो टावर होता है। अब उसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। तो इनका कहना है कि जो टेक्नीशियन होता है और जो लेबर वगैरह होती है ना, उसकी शॉर्टेज हो गई हमको अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से ये डिले देखने को मिला है। बट इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि ये सारा इशू इनका रिजॉल्व हो चुका है, और कंपनी कह रही है 9 मंथ डिले के साथ में ये जो फेज़ 2 है वो उसका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा रिस्क आता है कि आपका जब फैक्ट्री डिले हुई, जो एक्सपेक्टेड था उससे 9 मंथ डिले हो गया, तो क्या फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट पड़ेंगे, मतलब क्या आपका रेवेन्यू लॉस होगा, मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट ने पूरे कॉन कॉल में, मतलब कम से कम आधा कॉन कॉल इसी पे बीत गया इनका, कि ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, वो सारी चीज़ों पे इन्होंने क्लियर किया कि ग्रोथ गाइडेंस हमारा सेम मेंटेन है। पहले इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया था 17-18% का, उसको इंक्रीज करके 20% किया, और अभी वही गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। कंपनी कह रही है इस साल, अगले साल और अगले 3 से 5 साल 20% पे ग्रो करने को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है। इस मैनेजमेंट का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना लास्ट 5 साल 7 साल का, तो उनका गाइडेंस होता है 15, 16, 17% का, और कंपनी ने आई थिंक 20-22% के रेट से ग्रो किया है लास्ट 4-5 साल के अंदर। मतलब गाइडेंस को ये आउट परफॉर्म करते हैं। अभी ये गाइडेंस दे रहे हैं 20% का, कैपेसिटी आ जाएगी, थोड़ा डिले हुआ है लेकिन 1 साल के अंदर तो पूरा 6000 करोड़ की कैपेसिटी आ जाएगी। तो गाइडेंस दिया इन्होंने 20% का, लेकिन हायर चांस है कि कंपनी 25% के रेट से आराम से ग्रो कर सकती है। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ना KEI, पॉलीकैब दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, दोनों 25% के रेट से आराम से ग्रो कर सकते हैं। सो ये इनका गाइडेंस वाला पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका EHV केबल, जो अभी आई मीन जैसे इन्होंने इस क्वार्टर में भी 70% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है EHV केबल वाले बिजनेस के अंदर। कुछ डोमेस्टिक में भी किया है, कुछ आई थिंक इन्होंने एक्सपोर्ट में भी किया है। अभी भी इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है 3800 करोड़ का, उसमें 630 करोड़ के आसपास इनका EHV केबल का ऑर्डर है, और EHV केबल की करंट कैपेसिटी है इनकी 650 करोड़। सानंद वाली फैसिलिटी नहीं आई है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है। तो मैनेजमेंट कह रहा है जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ना, उसमें हम कैटेनरी मशीन यूज़ करके EHV केबल बनाते हैं। बेसिकली ये एक हॉरिजेंटल मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो गया। मतलब इसमें आप EHV केबल बना तो रहे हो, लेकिन एक लिमिटेड वोल्टेज कैपेसिटी की बना सकते हो। एग्जांपल के लिए 220 kV,
जो इनकी ये सानंद वाली फैसिलिटी आ रही है, जिसमें कंपनी ये टावर का यूज़ करके, ये जो वर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज़ करके जो EHV केबल बनाएगी, इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी होगी वो 500 kV होगी। तो मतलब जो भी आपके कॉम्प्लेक्स एरियाज़ होते हैं ना, जैसे मेट्रो का काम हो गया, रिन्यूएबल हो गया, इन सारे कॉम्प्लेक्स एरियाज़ में आपका ये 500 kV वाला ये जो EHV का प्लांट आएगा इनका, वो केबल्स उसमें यूज़ होते हैं। तो कंपनी कह रही है कि उसके लिए अभी सर्टिफिकेशन वगैरह जो चाहिए और जो अथॉरिटी से अप्रूवल वगैरह लेना होता है, उसका भी काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फोकस वही है कि डे 1 से जब मेरा वो प्लांट स्टार्ट हो तो उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, मतलब उसमें फिर मुझे कंप्लायंस की वजह से या कुछ भी इशू की वजह से मेरे को वो प्रोडक्शन रोकना ना पड़े, यूटिलाइजेशन मेरा फास्ट उसमें रैंप अप हो। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस है कंपनी का। मार्जिन्स के ऊपर इनका नियर टू मीडियम टर्म में मार्जिन का गाइडेंस है सेम 10.5 से 11%, मतलब अगले 1 से 1.5 साल तक मार्जिन इतने ही रहेंगे। FY28 में ये कह रहे हैं जब हमारी सानंद की फैसिलिटी पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, तब हमारा 1 से 1.5% का मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक तो रीज़न हमने पहले भी डिस्कस किया था, लॉजिस्टिक कॉस्ट इनका इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज अभी इनके जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, वो इंडिया के मेजर पोर्ट से लगभग 1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सानंद में वो डिस्टेंस आपका 300 किलोमीटर के आसपास है, तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे यूटिलाइजेशन आपका बढ़ेगा तो वहाँ से भी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे 1 से 1.5%, मतलब 1.5 साल के बाद FY28 के अंदर। बाकी तो ओवरऑल इन्होंने गाइडेंस ही मेंटेन। हाँ, एक और डेटा सेंटर पे इन्होंने बोला है कि मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि कितना कैपेक्स है, कितना ज़्यादा उसमें फोकस किया जा रहा है। सो कंपनी कह रही है कि हमारे रेवेन्यू का ना बहुत बड़ा जो पाई है वो डेटा सेंटर से आता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है। और अगर आपको एक डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट लगाना है, उस पर जितना भी कॉस्ट आता है ना, उस पर से 8 से 9% जो कॉस्ट है वो आपका केबल्स के अंदर जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ केबल्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको पावर केबल चाहिए, कंट्रोल केबल चाहिए, फ्लेक्सिबल केबल चाहिए, और भी जिस तरीके की केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारा KAI बनाता है। तो ये एक इनको एडवांटेज है कि जैसे जैसे डेटा सेंटर में ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे KAI का ऑलरेडी वो हाई ग्रोइंग सेगमेंट है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा है, और आगे भी क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट उससे रिलेटेड बना रहे हैं, तो उनका ग्रोथ उस वाले पार्ट पे सिक्योर्ड है। सो ये ओवरऑल मेन इनका कॉन कॉल था। बड़ा हाईलाइट तो वही है, जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि वो डिले हुआ आपका जो फैक्ट्री आनी थी, तो उससे रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है। रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन है कंपनी का 20% का नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। सो ये था, बाकी तो चीज़ें ठीक चल रही है। H2 इनका भी अच्छा ही रहेगा, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री के लिए, केबल वायर इंडस्ट्री के लिए H2 बेटर होता है। सिर्फ एक वाले पार्ट पे, एक चीज़ पे ना, मतलब मुझे KAI इतना बेटर नहीं लगता पहले पॉलीकैब से, कि इनके मार्जिन एक्सपेंशन के लीवर इतने अच्छे नहीं है। ऑलरेडी इस बिजनेस को आप लास्ट 3-4 साल से देखोगे ना, तो मार्जिन बिल्कुल स्टैग्नेंट है। आई थिंक 5-6 साल से भी मार्जिन इसी रेंज में रहते हैं कि 10%, 10.5%, 11% के आसपास। पॉलीकैब को आप देखो तो 10% से कंपनी 12, 13, 14, 15% के आसपास पे मार्जिन पहुंच चुकी है। और जैसे जैसे FMEG और ज़्यादा इंप्रूव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो उनका 5 ईयर का गाइडेंस है 8 to 10% का, EBITDA मार्जिन उनके और इंप्रूव हो सकते हैं। KAI का अगले 1.5 साल तक तो कोई स्कोप है नहीं कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, उसके बाद 1 से 1.5% कंपनी का FY28 में इंप्रूव हो सकता है। तो मतलब पॉलीकैब एक तो ऑलरेडी बेस में भी आपसे बड़ा है, ग्रोथ में चलो अगर KAI उसको बीट कर भी देता है, लेकिन स्टिल मार्जिन इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है वो पॉलीकैब के पास में ज़्यादा है। तो मतलब एज अ शेयर होल्डर जो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो पॉलीकैब से ज़्यादा बेटर मिलेगा इन कंपैरिजन टू KAI, क्योंकि वैल्यूएशन वगैरह तो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। सो यही डिफरेंस है, बाकी दोनों बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। एंड इसके साथ में एक हमको रडार पे रखना है RR काबिल को, क्योंकि उनका मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस तो बहुत सॉलिड है, मतलब वो 6%, 7% पे हैं, 10% का EBITDA मार्जिन वो टारगेट कर रहे हैं आई थिंक बाय द एंड ऑफ FY28। ग्रोथ उनका थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहता है, अगर उसको वो ट्रैक पे ले आए तो मतलब एक अच्छा बैट बन सकता है RR काबिल, क्योंकि गाइडेंस उन्होंने दिया है 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ का, और EBITDA वो बोल रहे हैं हमारा 2.5 टाइम जा सकता है। और वो लीवर भी है, क्योंकि इंडस्ट्री के ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास में केबल की कैपेसिटी है। RR काबिल केबल की कैपेसिटी अभी लेके आ रहा है। बहुत सालों तक अपना वो मतलब वायर पे ज़्यादा काम करते थे, केबल की उनकी कैपेसिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनको लो मार्जिन ऑर्डर लेना पड़ता था। तो अभी उनकी नई कैपेसिटी आएगी जिससे उनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट 2 क्वार्टर में हमने देखा, Q4 में भी हुआ, Q1 में भी हुआ। बस थोड़ा ग्रोथ को वो ट्रैक पे ले आए तो कंपनी का बहुत अच्छा चांस है कि लगभग 30% के आसपास का उनका EBITDA ग्रोथ बन सकता है अगले अगर हम 2-3 साल की बात करें तो वो रडार पे रखना है उसको। अभी रिजल्ट आया नहीं है, जब आएगा तब उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ में अगेन वो जो 3 छोटी स्मॉल कैप कंपनीज हैं केबल एंड वायर में, डायनेमिक केबल का रिजल्ट आई थिंक इसी वीक में आएगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे जब आएगा। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।